हे व्यूअर्स, आपकी कंफ्यूजन्स एंड डाउट्स विच आर कमिंग इन द कमेंट सेक्शन, उनको ध्यान में रखते हुए डिफरेंट वीडियोस में हम रोज एक टॉपिक को उठाकर डिस्कस करते हैं। आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, प्लीज डू शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली फॉर ऑल द अपकमिंग अपडेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर क्या है 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, प्लस अभी आपकी लिस्ट आ चुकी है, इज इट ए फाइनल लिस्ट या फिर इसके बाद कोई और एक लिस्ट आने वाली है। उसके साथ साथ अब काउंसलिंग कैसे होगी, इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सारी चीजें इन डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 622 JK, जिसको हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिलीज किया था अंडर द JK पैरामेडिकल काउंसिल। टेंटेटिव का मतलब होता है कि लेटर ऑन अकॉर्डिंग टू द कॉलेज की कॉलेज वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कॉलेज का, उनकी एफिलिएशन कैसी है, उसके मुताबिक इसमें चेंज आ सकता है, प्लस हो सकता है या फिर टू सम एक्सटेंट कुछ कॉलेजेस में इसके कंपैरिजन में फी थोड़ी कम भी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट ANM GNM इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस की बात करें हम, तो एज इट इज मेंशन्ड इन द ई-ब्रोचर फॉर द 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज एज रिलीज्ड बाय द JK BOP, उसके अकॉर्डिंग पर annum, बिकॉज 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स इज अ कोर्स ऑफ 1.5 years, 1.5 साल का कोर्स है, बट इट टुक द 2 years कंप्लीट ले लेता है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 2 years का कोर्स है। 2 years में आपको ईयरली के हिसाब से फी देनी पड़ती है, जिसको हम पर annum के हिसाब से बोलते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूशंस की जो फी है FMPHW या MMPHW कोर्स के लिए, वो 4000 के अकॉर्डिंग है कोर्स की फी है। इसके अलावा भी कुछ फी होती है विच इज लाइक एडमिशन फी होती है, उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन फी अलग से आती है। फिर जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो उसकी भी फी अलग से आती है। तो ये सिर्फ कोर्स की फी है। कमिंग टू द प्राइवेट वंस, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है JK UT में, उनकी जो कोर्स के अकॉर्डिंग पर ईयर की फी है वो है 40,000। उसके अलावा जो मैंने कहा एडमिशन फी अलग से होती है, रजिस्ट्रेशन फी अलग से है एंड एग्जामिनेशन फी अलग से होती है। 40,000 में एक्सटेंड भी हो सकता है, 45 तक भी कुछ कॉलेजेस में जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सके 35 से 38 में भी कुछ कॉलेजेस में पर annum के हिसाब से इसकी फी रह सकती है। दिस इज अबाउट द फी स्ट्रक्चर फॉर द 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज। अभी हम बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट जो आपकी आ चुकी है, इसके बाद क्या एक और लिस्ट आनी है। यस, ऑफ कोर्स आपकी एक और लिस्ट आएगी, बट आपके फिजिकल काउंसलिंग रिगार्डिंग वो प्रोसीजर होगा। फिजिकल काउंसलिंग का जो होता है, यहाँ पर आपको 500 की फी पे करनी है टू फिल द प्रेफरेंसेस फॉर डिफरेंट कॉलेजेस एज पर योर चॉइस। जो काउंसलिंग करवाई जाती है वो डिफरेंट राउंड्स में होती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। उसके बाद अगर और सीट्स वैकेंट रहती है तो उसके लिए फिर स्पेशल मॉप अप राउंड करवाया जाता है, ताकि वो सारी सीट्स को भी फिल किया जाए। हर एक राउंड 5 to 6 या फिर 6 to 8 डेज का होता है, डिपेंडिंग ऑन द सीट्स कितनी सीट्स है। फर्स्ट राउंड ज्यादा डेज का होता है कंपेयर टू द सेकंड राउंड, एंड सेकंड राउंड कंपेयर टू थर्ड डेज का ज्यादा होता है। मान लीजिए अगर फर्स्ट राउंड होगा 7 to 8 डेज का, सेकंड राउंड भी 6 to 7 डेज तक हो सकता है, और थर्ड राउंड भी 5 to 6 डेज तक रखा जाता है, डिपेंडिंग ऑन द सीट्स कितनी अवेलेबल रहती है, किस तरीके सीट मैट्रिक्स रिलीज किया जाता है। जैसे ही फर्स्ट राउंड की डेट्स आती है, उसकी इवनिंग में ही, शाम को ही सीट मैट्रिक्स पहले दिन के लिए रिलीज किया जाता है। फर्स्ट राउंड की जितनी भी सीट्स रखी जाती है उनको पहले दिन में ही सबको रिलीज नहीं किया जाता है, बट कि बोर्ड डिसाइड करता है कुछ सिलेक्टेड सीट्स को दिन ब दिन हर इवनिंग में दूसरे दिन के लिए उनको रिलीज किया जाता है। और जैसे ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है, उसके बाद जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होता है फिजिकल काउंसलिंग में, उनको फिर उनके कॉलेजेस की एडमिशन नोटिफिकेशन निकाली जाती है, ताकि वो अपने कॉलेजेस में जाकर अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करें। और वहां पर जाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर बाद में किसी बच्चे को अपडेट भी करना होगा, अपग्रेडेशन करना होगा, कि किसी कॉलेज से शिफ्ट करना होगा, उसको कॉलेज चेंज करना होगा, तो अगर वो वहां पर कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं करेगा तो उसकी वजह से वो सेकेंड राउंड में एलिजिबल नहीं होता है, क्योंकि अपग्रेडेशन का जो राउंड होता है, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स का राउंड, वो सेकेंड राउंड होता है, जहाँ पर बच्चे चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं वन कॉलेज टू अनदर, ओनली अगर उन्होंने पहले राउंड में जब पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पर जो उनको अलॉट किया गया था कॉलेज, वहाँ पर जाकर उन्होंने एडमिशन किया, उस कॉलेज में जाकर एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट किया। लेकिन अगर वो वहाँ पर नहीं जाएंगे जस्ट बिकॉज कि नहीं एडमिशन तो हो गया, बट दिस इज नॉट द कॉलेज ऑफ माई चॉइस, तो फिर उसकी वजह से वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है उनकी, तो वहाँ पर उनको फिर वहाँ से लिस्ट से वो आउट हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको मनपसंद कॉलेज ना भी मिले तो भी एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करें, बाद में आपके पास मौके होते हैं कि आप शिफ्ट कर सकते हैं वन कॉलेज टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन कंडीशंस। इसी तरीके से जब फर्स्ट राउंड का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, एडमिशन हो जाते हैं, उसके बाद फिर वापस से अगर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग
काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हो जिन्होंने कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं किया, तो वो सीट्स वापस वैकेंट हो जाती है, जिनको फिर बोपी के अंडर वापस भेजा जाता है और फिर उनको सेकेंड राउंड में रिलीज किया जाता है। फिर सेकेंड राउंड की डेट्स आ जाती है। इसी तरीके से सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो जाता है, पूरा जितने भी डेज का रखा जाता है, बाद भी उनके एडमिशन प्रोसेस को भी कंप्लीट किया जाता है। लेटर ऑन फिर देखा जाता है कि सेकेंड राउंड में भी कुछ सीट्स वैकेंट तो नहीं रही, वो वापस बोपी के अंदर फिर से जाती है। फिर उनको थर्ड स्पेशल मॉप अप राउंड में रिलीज किया जाता है। थर्ड स्पेशल मॉप अप राउंड में एक और चीज होती है, जहाँ पर जितनी भी कैटेगरी सीट्स है, अगर उसमें कुछ कैटेगरी की सीट्स अनफिल्ड रही, जस्ट बिकॉज कुछ कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया या फिर कैटेगरी की ज्यादा सीट्स रही, तो वो सारी सीट्स मॉप अप राउंड में फिर कन्वर्ट हो जाती है ओपन मेरिट में, जो ओपन मेरिट कैटेगरी कैंडिडेट्स को ही मिलती है। फिर वो कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए नहीं रखी जाती है, उनको टाइम पीरियड होता है फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में, और थर्ड राउंड में भी वो जाकर जल्दी अगर पहुंच कर सकते हैं ऐसा, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग में मैटर करता है कि अगर आपका रैंक ज्यादा भी होगा और आप टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो आपके बाद वाले कैंडिडेट को वो सीट मिल जाती है। इसीलिए टाइम का पंक्चुअल रहना बेहद जरूरी है। जब भी आपकी काउंसलिंग डेट्स आ जाएगी तो आप अपने प्रॉपर टाइम पर काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करने टाइम पर पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर आप नहीं पहुंचेंगे वो सीट सेकंड कैंडिडेट को मिलेगी और बाद में आप उस सीट को नहीं ले सकते, लेकिन हाँ आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम में आपको वेट करना पड़ेगा आउटसाइड द काउंसलिंग रूम, जिसमें आपको देखना है कि पर डे ये चीज बहुत डिफिकल्ट रहती है। फिर आपको रोज देखना पड़ेगा, अगर पहले दिन नहीं, सेकेंड डे नहीं, थर्ड दिन, हर दिन वेट करना होगा। यू कैन ओनली क्लेम फॉर डेट सीट, कि अगर रहती है किसी राउंड में कोई सीट खाली तो आप उसको फिर ले सकते हैं, लेकिन आपकी जो अपनी पोजीशन पर मिल सकती थी वो आपकी मिस पंक्चुअलिटी की वजह से मिस हो सकती है। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। और अब वीडियो के लास्ट में हम समझेंगे कि CNA और SNA क्या होता है। CNA का मतलब होता है कि चॉइस नॉट अवेलेबल, और SNA का मतलब होता है सीट नॉट अवेलेबल। अब ये चीजें कैसे बेनिफिट दे सकते हैं और किस तरीके से इनको काउंसलिंग में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट डे के लिए जो सीट मैट्रिक्स रिलीज किया गया उसमें 200 से 300 सीट्स को रखा गया, उसमें जितने भी बच्चों की रैंक्स थी और वो सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने आ गए। और इन केस अगर ऐसा होता है कि वहाँ पर जो पहले बच्चे आ गए उन सब ने अपनी चॉइसेस दे दी, प्रेफरेंसेस दे दी, और प्रेफरेंसेस देने के बाद कुछ बच्चे जो लास्ट में आए वहाँ पर जो भी कॉलेजेस के ऑप्शन थे, जो भी सीट ऑप्शन थे वो खत्म हो गए। अब जो बच्चे लास्ट में आए हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है कि किसी कॉलेज के लिए, किसी सीट के लिए वो ऑप्शन फिल कर सके, क्योंकि वहाँ पर जितनी सीट्स थी उस दिन में वो सारी फिल हो गई है। ऐसे में क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है काउंसलिंग में, वो आए हैं, वो CNA ऑप्शन करेंगे या फिर SNA करेंगे, जिसकी वजह से ऐसा होगा कि वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे ही सेकेंड राउंड में फिर सीट्स को रिलीज किया जाएगा उस दिन वहाँ पर जाकर वो फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर चांस हो सकता है कि इस दिन अगर वो टाइम पर पहुंचेंगे, जल्दी जाएंगे, तो सीट उनको मिल सकती, अच्छा कॉलेज मिल सकता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द CNA और SNA जो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल करता है। ये एक सैंपल फॉर्म है काउंसलिंग फॉर्म का, कि इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना होता है, जहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स लाइक आपका रोल नंबर, नेम, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, ओपन मेरिट है, RB है या दूसरी कोई कैटेगरी है, उसके बाद कितने मार्क्स के कौन सी रैंक पर है, अपना फोन नंबर, ईमेल ID, मार्क्स आपके 10th में कितने वो यहाँ पर, उसके बाद ये जो है यहाँ पर डेफिशिएंसी, इट इज फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड पर्संस, और अगर डेफिशिएंसी क्लियर है तो एनी अदर लाइक मेडिकल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर यस और नो टिक करने के बाद ये आपके ऑप्शंस है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल तौर पर दिया भी है कि FM PHW इन गवर्नमेंट ANMT स्कूल कंगना। वैसे आप ऑप्शन नंबर पर 1 पर अगर आपकी चॉइस है कि आप गवर्नमेंट AMT स्कूल बख्शीनगर जाना चाहते हैं, पहले अगर आपको वो मिले, या अगर वो नहीं मिलता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, उधमपुर में आप जाना चाहते हैं, तो ऐसे ही आपकी पसंद के अकॉर्डिंग, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि पहले अगर नंबर पर आपका कौन सा है, अगर वो नहीं मिला दूसरे नंबर आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो ऐसी सारी प्रेफरेंस देने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर के बाद वहाँ पर नॉन रिफंडेबल फी भी आपको पे करनी है। पूरा नंबर, डेट लिखने के बाद अगेन यहाँ पर सिग्नेचर आएगा। फिर वहाँ पर जो भी काउंसलिंग मेंबर्स है उन सबके USPS सबके सिग्नेचर्स आ जाएंगे। फाइनली आपको ये काउंसलिंग फॉर्म सबमिट कर देना है। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी गाइस, और आपकी जो मैक्सिमम डाउट्स थे इस चीज को लेकर के रिजल्ट तो आ गए, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द काउंसलिंग, ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड इफ इट इज सो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल बी राइट बैक फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।